इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया नहर साले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और सारे किसान भाई न्यूज देखे हैं कि बाट भाई कार्यक्रम किसान वाणी आने वाला है और भाई के चर्चा होगी इसका भी पूरी उत्सुकता थे भाई न्यूज सोच दे रहे हैं कि आज पता नहीं किस बारे में जानकारी देंगे। पर भाइयों सीजन चल रहा है गेहूं का और गेहूं के बारे में जानकारी देना बढ़िया रहेगा। और भाई गेहूं के बारे में जानकारी तो देंगे पर गेहूं बोने से पहले भी कुछ एक खास बातें हैं जिनका भाई अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गेहूं फसल में कई बार देखा है कि जो खरपतवार है वो पैदा हो जाए हैं और भाई जिस तरह के मंडूसी है और दूसरे भी खरपतवार हैं जो गेहूं के गिला गिला भाई पैदा हो जाए, भाई इनकी रोकथाम करना बड़ा जरूरी रहा है। और जब भाई इनकी रोकथाम नहीं होगी तो कह कर हम भाई ये जो खरपतवार है गेहूं ना पूरी तरह दाब लेंगे और जिस तरह जो है हमारे जो फसल है वो भाई कम निकलने की संभावना बनी रहेगी। तो गेहूं में जो कई डाल के खरपतवार है जिस तरह के मंडूसी है, जिन्हें जंग कणकी भी कह दे, जंगली जई भी कह दे हैं, तो भाई खरपतवारों की रोकथाम का तरफ फसल के शुरुआत में ही बढ़वार में लगभग 30 दिन के अंदर ही भाई एक बार निराई गुडाई जरूर कर लें कि अगर भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भाई जो खरपतवार है इनकी रोकथाम शाक नाशकों द्वारा करनी हो तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए भाई 2,4-D का प्रयोग करना है। और भाई मंडूसी या कणकी जंगली जई का नियंत्रण भी करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये खास देखा है कि ये जो गेहूं की फसल है इसमें यहाँ पैदा हो जाए। आइसोप्रोटुरान 50% घुलनशील पाउडर गेहूं की बिजाई के भाई 30-35 दिन के बाद यानी कि 800 ग्राम दवा का प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें भाई। या भाई आइसोप्रोटुरान 75% घुलनशील पाउडर लेकर गेहूं की बिजाई के 30-35 दिन के बाद 500 ग्राम दवा का प्रति एकड़ के हिसाब से भाई 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। याद रखनी है बात यह भी, तो जहां पर भी कणकी में आइसोप्रोटुरान प्रतिरोधकता नहीं आई है वहां आइसोप्रोटुरान 75% का प्रयोग लाभदायक रहेगा। और भाई प्रतिरोधकता वाले जो क्षेत्र आगे हैं इसमें और मैं आइसोप्रोटुरान का प्रयोग बंद कर देना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाई जो आइसोप्रोटुरान जो है ना सहायक पदार्थ जिस तरह के सेल्वेट है या भाई आइसोप्रोटुरान वर्गीय खरपतवार नाशक की जो है ना 3/4 ग्राम भाई सिफारिश की गई है। इसकी मात्रा को भाई 250 लीटर पानी में नॉन आयोनिक सहायक पदार्थ जिस तरह के भाई 0.1% के छिड़काव घोल में मिलाकर बिजाई के 30-35 दिन के बाद भाई छिड़कना है। और भाई गेहूं की बिजाई यदि दिसंबर के शुरू के जो 7 दिन है भाई या बाद में हो तो आइसोप्रोटुरान 200 ग्राम प्रति एकड़ पहली सिंचाई के तुरंत पहले करना था भाई। जो जंगली जई है, कणकी है, बथुआ है, इसका नियंत्रण बड़ी आसानी से हो सका है। और धान फसल चक्कर वाले जो क्षेत्र है भाई जहां 10-15 वर्षों से आइसोप्रोटुरान का प्रयोग किया गया है वहाँ कणकी में भाई इस खरपतवार नाशक के विरुद्ध प्रतिरोधकता आ गई है। और प्रतिरोधकता से प्रभावित जो इलाके हैं उनमें भाई आइसोप्रोटुरान की बजाय जो है ना कुछ एक खरपतवार हैं उनका प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा, जिस तरह के क्लोडिनाफोप 15% घुलनशील पाउडर भाई 160 ग्राम प्रति एकड़ बिजाई के 30-35 दिन के बाद करना है। या भाई एक और है खरपतवार नाशक सल्फोसल्फ्यूरान, ये भाई 75% घुलनशील पाउडर भाई 13 ग्राम प्रति एकड़ और भाई 500 मिलीलीटर पृष्ठ सक्रिय जो क्रम है यानी कि जो चिपचिपा सा या सहायक पदार्थ बिजाई के 30-35 दिन के बाद। या भाई एक दवाई और है पिनोक्साडेन 5% EC यानी कि भाई ताकत वाली लेनी है अपनी यह दवा
400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ बिजाई के 30-35 दिन के बाद। और भाई कण की प्रतिरोधकता जो वाला जो क्षेत्र है या फिर मिले जुले चौड़ी और संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, इनको ख़त्म करने के लिए भाई पिनोक्साडेन या फिर क्लोडिनाफोप फिनोक्सोप्रोप को भाई जो है ना, जो हमने सिफारिश की मात्रा बताई गई है किस तरह करना, अपने 30-35 दिन के बाद छिड़काव करना है। और भाई इसके 1 सप्ताह के बाद 2,4-D या कई बताया भी है भाई, या मेटसल्फ्यूरान या कार्फेंट्राजोन भाई इनकी सिफारिश करी है, इसका छिड़काव करें। और गेहूं में कई बार देखे हैं कि मिले जुले खरपतवार हो जाए, इस तरह चौड़ी पत्ती वाले भी, संकरी पत्ती वाले खरपतवार, खास करके जो है ना आइसोप्रोटोरियान प्रतिरोधी क्षेत्र में वह जिस तरह के टोटल है, इनकी मात्रा लगभग जो है ना 16 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या फिर एटलांटिस की जो है ना 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ आपने लेनी है। और भाई इसी के हिसाब से आपने जो है ना इसका प्रयोग करना है। भाई एक बात का जरूर ध्यान रखें, जिन खेतों में गेहूं के बाद ज्वार या मक्की की फसल लेनी हो, उन खेतों में भाई लीडर, टोटल, एटलांटिस का छिड़काव न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना भैया ने। तो कई बार देखे हैं कि जो भाई गेहूं में मिले जुले खरपतवार हैं, उनका नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। एक कोड प्लस 22% ईसी की ताकत वाली आपने दवा लेनी है, 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल कर बिजाई से 30-35 दिन के बाद भाई इसका छिड़काव करना है। तो ये जो है ना खरपतवार हैं भाई, ये समाप्त हो जाएंगे और भाई देखो गेहूं की जो फसल है अच्छी पैदा हो जाएगी। और तो इस करके भाई कई बातें और भी हैं, इस तरह के गेहूं की बोनी किस्म में यूरिया खाद 60 किलोग्राम और डीएपी जो है ना भाई 50 किलोग्राम या सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भाई बोते समय जमीन में आपने ड्रिल करना है। इस बात का भी ध्यान रखना। और गेहूं में कई बार देखा है लोहे की कमी के नीचे की जो पत्तियां भाई, तो हरी या फिर नई निकलने वाली जो पत्तियां हैं, कई बार देखा है कि जो पीली या धारीदार या पूरी जो है ना पीली हो जाए। कई बार यूँ भी नजर आवा है कि जो ट्यूबवेल के पानी में बाइकार्बोनेट की जो है ना अधिकता के कारण भाई हो जाए यह बात। इसके उपचार के लिए गेहूं की फसल पर भाई 0.5% फेरस सल्फेट घोल के 8-10 दिन के अंतर पर भाई लगातार 2-3 छिड़काव करने हैं। और वही बाइकार्बोनेट की उदासीनता करने के लिए पानी की जांच जरूर करवा लें, जरूरत पड़े तो भाई उसमें जिप्सम डाल दें। फेरस सल्फेट को भाई हरा कसीम के नाम से भी जाना है और हरे रंग का होना चाहिए, लाल रंग का नहीं, क्योंकि इस रंग के छिड़कने से लाभ बिल्कुल नहीं होगा। और दिमक से बचाने के लिए जो फसल है हमारी गेहूं की, इसकी बुआई से पहले भाई 150 मिलीलीटर क्लोरोपारीफास 20 ईसी पानी में मिलाकर कुल 5 लीटर घोल बनाकर पक्के फर्श पर 100 किलोग्राम गेहूं को फैलाकर इस घोल से उपचारित करना है। तो ये बातें हैं भाई जो आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि कहीं डाल के, क्योंकि देखा है हर साल का ये काम है भाई, उसमें हमने कीटनाशक तो जरूर डालना पड़ा, क्योंकि नहीं तो जो खरपतवार हैं वो ज़्यादा उभर जाए और फसल ने वो दाब ले हैं। और भाई ईब जो है ना थोड़ी सी जानकारी भाई है ना मौसम के बारे में भी बता दें, क्योंकि मौसम जो है ना देखा है कि भाई आज भी थोड़ी सी मौसम में बदलाव आ गया एकदम तय, क्योंकि थोड़ी आप देखे होंगे भाई बाहर निकले होंगे और भाई उसमें थोड़ी सी ठंड की महसूस करी होगी भैया ने। तो कई भाइयों तो सोचा भाई ठंड शुरू हो ली, क्योंकि ये ठंड भाई सेध भी देवा है, सेहत ना भी सेध दे है। तो आज के तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहे 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 18 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। और भाई के कराना कल ना कार्यक्रम रहेगा हमारा अन्नदाता, और उसमें भी हम जिक्र करेंगे पॉली हाउस में भाई खीरे की व्यवसायिक खेती पे करेंगे। आज की निश्चित में हम बात करेंगे उर्वरकों का संतुलित उपयोग किस डाल करें, और साथ में जानकारी देंगे जो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं इनकी देखभाल किस तरह करनी है, क्योंकि भाई सर्दी का मौसम आ गया है। इन छोटे कटड़ू बछड़ुओं की जो है ना देखभाल करना भी बड़ा जरूरी है। और भाई बाट देखते रहे हैं रागणिया की लोकगीत की, तो पहला भाइयों का करावा मनोरंजन और इसके बाद भाई जानकारी और भाइयों तक देंगे। तो पहला सुन लें ये लोकगीत। मैं कदोर मैं कोन्या मैं नहीं उड़े पाऊँ, मेरा बालक पड़कायो यार सुदामा गड़ कहलाऊं। मैं कदोर मैं कोन्या मैं नहीं उड़े पाऊँ, बालक पड़कायो यार सुदामा गड़ कहलाऊं।
छोड़ते बरदीन तैयारी या तासीर मेरी शीश पाल घमंडी मारा कोन्या समझी भी मेरी 101 ठोट कर राखे फिर उठी समसीर मेरी तन भरी सभा में रुका मारा जात बताई मेरी ये सारे खेल खेला जानू ये सारे खेल खेला जानू जिसे खेल है उसे खिलाऊं सो बालक पड़का यार को दमा नोकर कहलाऊं सो मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़ पाऊं सो बालक पड़का यार को दमा नोकर कहलाऊं सो ये बालकपन का यार सोदामा एकला डंड भरता के और बिटी जिसी बता देनी थी यार तलको करता के वो कदे बैठ जानू कदे चाल पर झूठे जोड़ धरता के चुल्ले तक की दौड़ सुदमा रुक मणते डरे ताके तू तो सुदमा दा बैठ तखत पे तू तो सुदमा दा बैठ तखत पे मैं रुक मणने समझाऊं सू बालक पड़का यार सुदमा नोकर कहलाऊं सू मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़ पाऊं सू बालक पड़का यार सुदमा नोकर कहलाऊं सू वो बालकपन का यार सुदामा टोटे में गणा दुखी से महादुखी उसकी मिसरानी क्यों करे झाल रुकी से भूखे सोवे पूछता के नहीं उनका जन्म सुखी से भूख नवाजे मौत हरा दे न उनकी कजालों की से सर्वव्यापक सब कहें मने सर्वव्यापक सब कहें मने मैं चतुर्भुज कहलाऊं सो बालक पड़का यार सुदमा नोकर कहलाऊं सो मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़ पाऊं सो बालक पड़का यार सुदमा नोकर कहलाऊं सो देखियो से उस घर को कहा पुता जिसने मारी लात मेरे लात लागते तू रोई थी दुख हो गया था बाचर छो में अगन सौंप दे दिया नहीं लक्ष्मी बात करे श्री मंगे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे वो कर गया भृगु भरे सुदामा कर गया भृगु भरे सुदामा मैं क्या करना चाहूं सू बालक पड़का यार सुदामा नोकर कहलाऊं सू मैं कह दो रे
और भाइयों इस लोकगीत के बाद भाई चर्चा देखो करेंगे जरूर, क्योंकि भाई कार्यक्रम जो है ना किसान वाणी है। किसान वाणी कार्यक्रम में हम जो है ना अब करेंगे खास बात कि भी जो जौ और जई है इसकी काश्त के बारे में, क्योंकि भी जो जौ और जई है खास करके बात ये है कि और ये जो फसल है एक औद्योगिक में भी काम करा है और भाई के करा उसमें उद्योगों के साथ साथ खाने में भी काम आवा है जौ की फसल, और जई भाई पशुओं के चारे के लिए काम आवा है। तो भाई जो जौ है ना अपने खास करके जो अपना इलाका है कहाँ जहाँ भाई जो पानी की कमी है ओड़ा भी हो जाए, और केवल नहीं सोचा है कि भाई ये तो जौ की खेती जो है ना बड़ी लाभकारी हो है, बिल्कुल लाभकारी हो है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जो जौ की बुआई के टाइम पर आपने याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सही किस्म का भी आपने चुनाव करना पड़ेगा, साथ साथ में भी किस्म के गिला भाई शुद्ध बीज भी आपने जरूर चाहिए। तो सही किस्म की बात नहीं है कि भाई जो BH 393 है सबसे अधिक पैदावार देने वाली फसल है, और हरियाणा में जहाँ भाई पानी जो है ना आसानी से उपलब्ध हो सके बिजाई के लिए बड़ी बढ़िया किस्म है। इसकी गुणवत्ता भी काफ़ी बढ़िया है और इसके कारण भाई इसकी मांग जो उद्योग जगत है उसमें बढ़ रही है। और भाई यो जो है ना देखने में नहीं आवा है कि जो इस किस्म के जो पौधे हैं मध्यम ऊंचाई के हुए हैं, लगभग 120-122 दिन में पक्का तैयार हो जाए। और BH 75 का जिक्र करें तो भाई समय की बुआई जो है ना अगर नवंबर के महीने में है और सिंचाई अवस्था में के लिए है, तो ये जो रोग है भाई ये जो रोग बीमारी और कीट का विशेष विपरीत असर भाई इस किस्म के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और इस किस्म की जो औसत पैदावार है वो है 40 क्विंटल प्रति एकड़ में तो ये निकल जाए। BG 105 का जिक्र करें तो भाई 75 बिजाई के लिए बहुत बढ़िया किस्म है। C 138 बारिश पर आधारित क्षेत्र हैं जहां भाई अगेती बिजाई के लिए उचित किस्म है, इसको भी आप बो सको हो। और भाई समय पर बिजाई फसल है जो हमारी, इसको कटने के बाद यानी कि अब धान की फसल कट गई भाई, इसके कटने के बाद भाई 2 या 3 जुताई करके नवंबर में जौ की बिजाई करनी चाहिए। जौ की अगेती बिजाई अक्टूबर माह के आखिर हफ्ता में यानी कि जो आखिरी हफ्ता था अक्टूबर का, यानी कि भाई ईब समय है पूरा जो है ना करने के लिए इसकी बिजाई। और पछेती बिजाई 15 दिसंबर तक जनवरी से पहले सप्ताह तक कर सको हो। जौ की बिजाई पोरा या सीड ड्रिल या भाई कतार में ही करें, इस बात का भी ध्यान रख सके हैं। और बिजाई करने के लिए भाई क्या करें अपना बीज का उपचार करना बड़ा जरूरी है। बीज बोने से पहले उपचारित करना चाहिए। इसके लिए भाई प्रति किलोग्राम बीज 2 ग्राम एमिसान ले लें या भाई 2 ग्राम वीटावैक्स ले लें या बावस्टिन का प्रयोग कर सके हो आप। इससे जो है ना जौ की फसल पर भाई आने वाली जो मुख्य बीमारी है काफ़ी हद तक उनसे छुटकारा मिल सका है। और भाई खाद पानी और खरपतवार का जिक्र करें तो भाई जौ में प्रति एकड़ भाई 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस, 6 किलोग्राम पोटास की सिफारिश करी जाए है। अगर भाई जौ की फसल में खरपतवार हो तो भाई निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। कटाई ठीक समय पर करें भाई, देर करने से जो है ना देर करेंगे तो भाई जो बालें हैं इसमें नीचे गिर जाएंगी, प्रति हेक्टेयर जो है ना उपज कम मिलेगी। ये तो जिक्र करें हमने जौ के बारे में। और भाई लगे आज जो है ना जई का भी जिक्र करना, क्योंकि जई जो है ना भाई पशुओं के चारे के लिए बहुत बढ़िया उन्नत किस्म है ये भी। और भाई उन्नत किस्म कौन कौन सी है जई के लिए? HFO 114 यो किस्म भाई सारे हरियाणा के लिए जो है ना बढ़िया है। यो एक शीघ्र और भाई सीधी बढ़ने वाली लंबी किस्म है। यो कटाई के बाद जल्दी बढ़ती रहा है। अधिक कटाइयों के लिए भाई इसकी खास सिफारिश करा है कि इसके दाने मोटे हुए हैं। इसके दाने की जो है ना औसत पैदावार भाई 6 से लेकर 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यो निकल जाए। OS 6 का जिक्र करें तो भाई यो किस्म भी राज्य के जई उगाने वाले सारे क्षेत्रों के लिए बढ़िया है। शीघ्र और सीधी बढ़ने वाली किस्म है। इसकी पत्तियां भाई जो है ना चौड़ी और हरे रंग की हुआ है, अच्छी किस्म है। और भाई इसकी जो पैदावार है लगभग 230 क्विंटल प्रति एकड़ में तो यो निकल जाए। जई जो है ना रेतली दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सको हो। लवणिया और जो सेम वाली जमीन है उसमें भाई देखो इसकी पैदावार बिल्कुल कम होने की संभावना है। बीज की मात्रा, बिजाई का तरीका और समय ये है भाई, छोटे बीज वाली जो किस्मों का जो 30 किलोग्राम, मोटे बीज वाली किस्मों के लिए भाई 40 किलोग्राम बीज केरा से यानी कि हल्के पीछे या पोरा की सहायता से भाई जमीन की नमी की मात्रा को देखकर इसका प्रयोग कर सका है। कतार तक कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी है। खादकार भाई उर्वरक का बात करें तो भाई 16 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय देनी है। इसके अलावा 16 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली सिंचाई के तुरंत बाद दे दें। अधिक कटाई वाली जो फसल है पहली कटाई के बाद जो 16 किलोग्राम नाइट्रोजन है भाई प्रति एकड़ और डाल लें। चारे और बीज की अधिक पैदावार के लिए भाई बीज की बिजाई से पहला भाई एजेटोबैक्टर जो टिक्का है 3 टिक्के प्रति एकड़ बीज से आपने उपचारित करने हैं। सिंचाई का जिक्र करें
बिजाई से पहले की जो सिंचाई है कुल मिलाकर भाई 3-4 सिंचाई आपने करनी है। हरे चारे की पैदावार के लिए भाई 220-260 क्विंटल प्रति एकड़ चारा प्राप्त हो सका है। इसमें पहली कटाई और बिजाई 60-65 दिन के बाद कर ली जाए तो भाई बहुत बढ़िया है। 2 कटाइयाँ अच्छी तरह कर लें। हरे चारे की कटाई और सूखने के बाद करना भाई फालतू जई का जो है ना साइलेज बना के रख सको हो। और भाई अगर इसमें बीमारी जो है ना खुली कंगियारी आ जाए, यानी कि दाने पाउडर जिस तरह के काले काले स्पॉट्स में बदल जाएं, तो भाई बीज का रोकथाम खतरा अपना बीज का बावस्टिन या वीटावैक्स जो है ना अपने 2 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से अपना उपचारित करनी है। तो भाई ये तो हमने जौ और जई की बात करी, क्योंकि भाई जौ और जई जो है ना पशुओं के चारे के लिए बहुत बढ़िया रहे हैं। इनका उपयोग आप खेती में या पशुओं के लिए भाई कर सको हो। और भाई जानकारी प्राकृतिक खेती बीज उपचार के लिए भाई बीज अमृत किस तरह बनाना है, क्योंकि भाई हम कहें कि बीज अमृत किस तरह बनाएंगे, क्योंकि बीज अमृत भाई जो प्राकृतिक खेती है उसके लिए बहुत बढ़िया है। किस डाल से बनाना है, इसके लिए के सामान आपना लेना है, इसका जिक्र कर रहे हैं। जरूरी सामान तो भाई न्यू है भाई 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और 5 ग्राम हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और जमीन के किनारे की 1 मुट्ठी मिट्टी, 15 लीटर आकार का 1 ड्राम आपने लेना है। गाय का भाई 1 किलो गोबर लेकर सूती कपड़े में लेकर उसको बांध दें और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक उसने डुबो कर रखना है। 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर रखें। अगले सवेरे भाई कपड़े में बंद है जो गाय के गोबर को पानी में 3-4 बार अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर इस पानी में खेत की मैंड बांध की 1 मुट्ठी मिट्टी को अच्छी तरह से मिला देना है। ये जो बात बताई है भाई, जो सारा घोल है 1 लीटर गौमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिलाकर अच्छे से मिला दें और अब ये घोल बीज उपचार के लिए तैयार हो गया है। तो ये तो जिक्र करें हमने कि भाई जो बीज अमृत किस तरह बनाना है। भाई एक जानकारी और दे रहे हैं भैया ने किसान कॉल सेंटर की। भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर रहा है 1551। इस नंबर पर भाई किसान भाई जो है ना खेती से संबंधित जानकारी ले सको हो। और एक जानकारी और दे रहे हैं भैया ने फसल अवशेष प्रबंधन पर, पराली प्रबंधन की सही राह क्या है। किसान भाई जाना है क्योंकि खरीफ का जो सीजन है लगभग वो खत्म होने को चला है भाई। अब तो कोई किसान भाई होगा जिसकी खेत में फसल खड़ी होगी, क्योंकि बुआरा भी चल गया है। और भाई फिर तो क्या लेट होते जाएंगे, जितने लेट काटोगे। तो जो फसल अवशेष प्रबंधन है भाई इस और जो है ना विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फसल क्योंकि भाई जो किसान भाई हैं, जो पहला समय तो रहे नहीं भाई जब जो है ना धान की फसल को आते काटे करें थे। और भाई जो पराली थी उसने बांध के अच्छी तरह उसकी पूड़ी झाड़ का उसने एक तरफ जो है ना ढेर बना दे करें थे और फिर भाई जो है ना उसको उस खेत में से निकाल ले करें थे। यानी कि भाई अपने ही खेत में एक जगह लगा लें थे और फिर वह जो जगह थी भाई उसमें उसका प्रयोग हम अच्छी डाल कर सके थे। कई बार तो नहीं हो जाया था भाई, कई बार भूस खत्म हो जाता, तूड़ी खत्म हो जाती, तो पराली जो है ना उस टाइम काम पर आया करे थी। पराली को पशुओं को जो है ना हरे चारे सूखे चारे के रूप में हम उसको देख रहे थे हरे चारे में मिला के। तो भाई जो फसल अवशेष प्रबंधन है इसको करना चाहिए, क्योंकि एक तो देखो स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारी ज़मीन है, जो मिट्टी है खेत की, क्योंकि उसकी जो उपजाऊ जो उसकी ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके गिला गिला जो भाई मित्र कीट हैं जो खेती में बड़ा काम करा है, इस तरह केचुए हैं और हैं दूसरे, तो भाई वो भी समाप्त हो जाएंगे। इससे भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप उसमें जो नहीं देखेंगे भी कौन सी खाद गिरा, कौन सा उसमें और दवाई डालना है, उसकी ताकत बढ़ाने पर जोर लगाते रहेंगे। पर भाई अगर आप जो है ना थोड़ी सी जानकारी रखें कि जो फसल अवशेष हैं उनका प्रबंधन कर लें। करें किस तरह भाई, पहली बात तो यही है कि जिक्र भी कर रहे हैं, एक तो जो पशु चारे के लिए जो अवशेष है इकट्ठा करने के बाद जो शेष रह जाए उसको जलाना नहीं, उसको अपने खेत में ही आरो गिला भी बा दें या हड़ गिला उसको बा दें, मिट्टी में मिला दें, क्योंकि जो मिट्टी में मिलाएंगे भाई उससे जो है ना उस खाद का काम करेगी। फसल अवशेष को जो है ना पशु चारे के लिए भी प्रयोग कर सके हैं, या दूसरा भाई
जो उद्योग लग रहे हैं आसपास उनको भी भेज सके हैं, इकट्ठे करके बंडल बना करके। अवशेष को मिट्टी में भाई मिला दें, अवशेष को भूमि की सतह पर रख लें, ढेरी बना करके जो आगे काम आ सके। अवशेष को पशु चारे के लिए भी आप प्रयोग कर सको हो भाई। पुआल को भूरा या सफ़ेद और मुलायम सड़न कवकों के प्रयोग द्वारा भाई उपचारता से गुणवत्ता में सुधार कर चारे के रूप में उपयोग कर सके हैं। पुआल को भाई छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर वाष्प से उपचारित कर चारे के रूप में उसको प्रयोग में ला सको हो। स्ट्रा बेलर द्वारा खेत में जो पड़े फसल अवशेष हैं उनका ब्लॉक बनाकर कम जगह में भाई भंडारित कर चारे के रूप में उपयोग कर सको हो। फिर बाद में रिपर का प्रयोग करके भाई उसका भूसा बना सको हो। फसल अवशेषों का भाई मशरूम की खेती में सार्थक प्रयोग कर सका है। धान के अवशेष का भाई गैसीकरण कर ऊर्जा का उत्पादन, कई सारी कंपनियां भाई धान के पुआल से बिजली पैदा कर रही हैं। यह फसल अवशेष का भाई एक प्रभावी प्रबंधन है। और भाई देश के कई चावल उत्पादक राज्यों में बड़े पैमाने पर इस प्रसारित करने की आवश्यकता भी है। फसल अवशेष के प्रभावी प्रयोग जिस तरह गत्ता बना सके हैं, नए नए वैकल्पिक उपयोगों का पता लगाने में नितांत जरूरत है। भाई जो ये पराली है इसका भाई प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कर सका है, इस बात की जानकारी भाइयों को दी हमने। तो भाई हम तो कहें कि जो पराली है भाई इसको नहीं जलाना है, क्योंकि भाई इस देख रहे हैं आजकल जो है ना जो हवा है बहुत दूषित हो रही है, इसका अपने ध्यान रखना है। तो भाई इसके गिले जो कार्यक्रम आ रहा है किसान वाणी है यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।